राज दुलारी जी अपनी बहू सुलोचना जी के गले लगकर बहुत जोर जोर से बिलक बिलक कर रो रही थी। राज दुलारी जी का बेटा सुलोचना जी के पति केदारनाथ जी 15 दिन पहले ही सबको रोता बिलकता छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। पीछे केदारनाथ जी की माँ, उनकी पत्नी सुलोचना, दो बेटे, बड़ा बेटा संजय और बहू लक्ष्मी, छोटा बेटा उदय और बहू लता, और दोनों के ही दो दो बेटे थे। सास बहू को लिपट कर रोते हुए देखकर सुलोचना जी की दोनों बहुएं अपनी साड़ी का पल्लू अपने मुंह में दबाकर एक दूसरे के कान में खुसर फुसर कर रही थी, और कुछ शब्द राज दुलारी जी के कानों में पड़े तो उन्होंने दोनों की तरफ घूर कर देखा तो पल्लू आंखों पर रख कर अपने आंसुओं को पोंछने लगी। तो दुलारी जी ने गरज कर आवाज़ दी, मुकंदी जल्दी निकलो, शीला कहाँ है। मुकंदी और शीला दौड़ते हुए कमरे में से बाहर निकल कर आए और बोले, जी अम्मा जी। मुकंदी और शीला राज दुलारी जी के छोटे बहू बेटा हैं। राज दुलारी जी के साथ गांव में रहते हैं। बीना कहाँ है, गरज कर राज दुलारी जी ने कहा तो बीना भी दौड़ी हुई भीतर से आई और बोली, माँ आप लोग जाओ और मैं कुछ दिन अभी भाभी के साथ रहूँगी, उनका कुछ दुख बांटूंगी। अम्मा ने कहा, ठीक है, मेरी बहू को अकेले ना छोड़ना। ठीक है अम्मा, आप जाओ और चिंता मत करो, मैं हूँ ना, सब संभाल लूँगी। जाते हुए एक बार फिर से अम्मा ने अपनी बहू सुलोचना को गले से लगाया और फिर से फूट फूट कर रोने लगी। उसके हाथों को, मुख को चूमने लगी और फिर से कसकर उसे अपने गले से लगाया और बीना से कहा, मेरी बहू का ध्यान रखना। बीना राज दुलारी जी की बेटी है जो दोनों भाइयों से छोटी है। अम्मा तुम निश्चिंत होकर जाओ। फिर जाने से पहले अम्मा जी ने फिर से अपनी बहू को गले से लगाया और कहा, बहू 40 दिन तक घर में अंधेरा नहीं करना, और 40 दिन पूरे होने पर दोनों बेटों को साथ लेकर गांव चली आना। वहां से मैं तुम्हें तुम्हारे मायके में फेरा डलवाने को ले जाऊंगी, फिर मैं तुझे छोड़ने यहाँ चली आऊँगी। बड़े भारी मन से अम्मा जी अपने छोटे बहू बेटे के साथ वहाँ से चली गई। पीछे रह गई बीना अपनी भाभी के साथ। वह अपनी भाभी को उसके कमरे में ले गई। बीना ने बड़ी बहू लक्ष्मी को आवाज़ दी। लक्ष्मी कमरे में आई और पूछा, क्या चाहिए बुआ जी। बहू 2 कप चाय बना दो, सिर में दर्द हो रहा है। अभी बना कर लाती हूँ बुआ जी, वैसे भी मैं चाय ही बनाने जा रही थी। ठीक है, तुम चाय बनाओ, सब साथ ही पियेंगे। लक्ष्मी वहाँ से निकल गई और 1 घंटे के बाद आवाज़ दी, बुआ जी आ जाइए, चाय तैयार है। बीना ने कहा, भाभी चाय जल्दी तैयार नहीं हो गई। रहने दो बीना, चाय बन गई है, इतना ही काफ़ी है। आओ बाहर बैठकर चाय पीते हैं। वे दोनों बाहर निकलकर ड्राइंग रूम में आई और चाय का इंतज़ार करने लगी। तभी लता चाय लेकर आई और वह दोनों के सामने चाय रखकर भीतर चली गई। तभी बीना ने लता को आवाज़ दी। वह वापस आई तो बीना ने कहा, यह क्या बहू, अगर हम दोनों को अकेले ही चाय पीनी थी तो बाहर बुलाने की क्या ज़रूरत थी। आप लोगों को चाय नहीं पीनी है क्या। बुआ जी ऐसी बात नहीं है कि हमें चाय नहीं पीनी थी। उदय के सिर में दर्द हो रहा था तो उन्होंने चाय के लिए थोड़ी जल्दी मचा दी थी, तो सोचा उदय को पहले चाय दे देती हूँ, बाकी बाद में बना लूँगी। और मैं चाय बना रही थी तो लक्ष्मी भाभी ने भी आवाज़ दे दी कि भैया के भी सिर में दर्द हो रहा है, तो 1 कप चाय उनको भी दे दो। तो मैंने 2 कप चाय बना ली थी और थोड़ी ज़्यादा बच गई, उसी में मैंने थोड़ा दूध डालकर 4 कप बना लिया। और उसके बाद मैंने आप दोनों के लिए भी चाय बना दी और आपको आवाज़ दे दी, सॉरी बुआ जी, चाय बनाने में थोड़ी देर हो गई, माफ़ कर दीजिए। ऐसा कहकर लता लक्ष्मी के कमरे में चली गई। वहीं संजय और उदय भी थे। बुआ जी ने आकर सुलोचना भाभी से कहा, भाभी तुम्हारी बहुओं के लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। आज चाय बनाने में आनाकानी की, कल खाना देने में भी कर सकती हैं, और परसों तुम्हारे कोई काम भी नहीं करेंगी। रहने दो ना बीना, अब दिन काटने हैं, कैसे भी कट जाएंगे। क्यों छोटी छोटी बातों को लेकर घर में झगड़ा करना। और वैसे भी तो
सब कुछ इन दोनों को ही तो करना है। जैसे भी हो अपना घर संभाले। मेरा क्या है, मुझे तो 2 वक्त खाना चाहिए, वह तो मिल ही रहा है। आपने ऐसा कैसे सोच लिया भाभी? अपनी रसोई, अपना घर अपने हाथ में रखो। कहीं ऐसा ना हो कि आप खाने का इंतज़ार करते रहो और कोई पूछे भी नहीं। मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 दिन रहकर अपने घर चली जाऊंगी, और उसके बाद आपका क्या होगा ये तो आपका ख्याल रखने वाली नहीं है। आपको अपना ख्याल खुद ही रखना पड़ेगा। मैं समझ सकती हूँ भाभी, भैया के बिना आप अकेले हो गए हो, लेकिन फिर भी अपने आप को अकेला मत समझना। जो भैया की कमी है वह तो पूरी नहीं हो सकती, लेकिन इस बात का यह मतलब नहीं है कि तुम हमेशा शौक मनाती रहो और ये दोनों पूरे घर पर कब्जा करके बैठ जाएं। आपको मजबूत होकर रहना होगा। आज ही अम्मा गई है और आज ही चाय के लिए 1 घंटा इंतज़ार करना पड़ा। तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो बीना। अब बहुएं भी क्या करें, अपने अपने पतियों का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा ना। तुम ही सोचो, कितने दिन हो गए हैं मेरे बच्चों ने ढंग से खाया पिया नहीं। अगले दिन सुबह सुलोचना देवी ने अपनी बहू को आवाज़ दी, बहू हमें चाय दे दो। तो छोटी बहू बोली, माँ अभी तो जगे हैं। इतने दिनों की थकावट के बाद आज सोए थे। ज़मीन पर सोते रहे हैं 15 दिन तक। ना ढंग से खाया पिया और ना सोए। आज थोड़ा ढंग से नींद आई थी, और वैसे भी आज इतवार है, बच्चे भी सो रहे हैं, आपके बेटे भी सो रहे हैं, और मैं अभी नहा कर आई हूँ। और लक्ष्मी भाभी नहाने गई है, वह आ जाए तो कोई काम करे। ठीक है बहू, चाय मैं बनाती हूँ। सुलोचना जी चाय बनाने लगी और बीना जी बड़ी बहू के कमरे में जाकर बैठ गई और लता से कहा, तुम भी यहीं पर बैठ जाओ, भाभी चाय लेकर आ जाएंगी तो एक साथ बैठकर पियेंगे। तो लता बैठ गई और लक्ष्मी भी आ गई और संजय, उदय और दोनों बच्चे भी आ गए। सभी बातें करने लगे। अचानक लक्ष्मी ने कहा, बुआ जी एक बात पूछूं आपसे। अक्सर देखा है सास और बहू की आपस में इतनी ज़्यादा नहीं बनती, तो फिर दादी माँ का हमारी सास के साथ इतना ज़्यादा प्यार कैसे है? हमें तो यह सब देख देख कर ही हैरानी होती है। लगता ही नहीं कि यह दोनों सास बहू हैं। बिल्कुल एक माँ और बेटी की तरह लगती हैं। तुमने ठीक कहा लक्ष्मी बहू। जब सुलोचना भाभी बहू बनकर नई नई घर में आई थी तो बहुत खुश थी। शादी के दूसरे दिन उन्हें भैया के साथ पग फेरे के लिए मायके जाना था। भाभी के मायके वालों ने पग फेरे पर पूरे परिवार को बुला रखा था। मैं भी यहीं पर थी, और तुम्हारे फूफा जी भी तैयार हो रहे थे कि साले के ससुराल जाना है। और जब सब तैयार हो चुके थे, भाभी भी तैयार हो चुकी थी, तभी माँ के कमरे से एक चीख सुनाई दी। मैं दौड़कर माँ के कमरे में गई तो देखा कि माँ बाथरूम में फिसल कर गिर पड़ी थी और वह उठ नहीं पा रही थी। तभी घर के सभी लोग माँ के कमरे में इकट्ठा हो गए और माँ से हिला भी नहीं जा रहा था। जैसे कैसे बड़े भैया और मुकंदी भैया, पापा और मेरे पति ने मिलकर माँ को उठाया और बिस्तर पर लिटाया और एम्बुलेंस बुलाकर माँ को अस्पताल पहुँचाया। तो जांच के बाद पता चला कि माँ की कमर की हड्डी टूट गई है, और डॉक्टर ने इलाज शुरू किया और उन्हें 1-1.5 महीने के लिए बेड रेस्ट के लिए बोला। सब हैरान रह गए कि अचानक ये क्या हो गया, और भाभी को मायके से फ़ोन आया कि वे लोग हमारा सबका इंतज़ार कर रहे हैं। तभी मैं हॉस्पिटल से घर आई तो भाभी को बात करते हुए सुना। वे कह रही थी, माँ आप सब यहीं चले आओ। इलाज के बाद जब माँ को घर लाया गया तो वह बिस्तर पकड़ चुकी थी और दाएं बाएं हिलना डुलना भी नहीं कर पा रही थी। तो पिताजी ने कहा कि फुल टाइम नर्स रखनी पड़ेगी ताकि माँ को किसी भी तरह की तकलीफ़ ना हो। लेकिन भाभी ने आगे बढ़कर कहा कि नर्स की क्या ज़रूरत है, मैं किस लिए हूँ। तो माँ ने कहा कि अभी तो तुम्हारा मायके में फेरा भी नहीं पड़ा और तू मेरी जिम्मेदारी उठाने की बात कर रही है, तुमसे ये सब नहीं होगा। तो भाभी ने कहा कि इतने साल वहीं पर तो रह कर आई थी, तो अगर कुछ दिन बाद चली जाऊंगी तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। तब से भाभी ने माँ की इतनी सेवा की। लेटे ही माँ को खाना खिलाया, चाय पानी जूस फल सब कुछ खुद अपने हाथों से माँ के मुंह में डालना, 2-3 दिन बाद बिस्तर की चादर बदलना और बिस्तर पर ही टट्टी पेशाब करवाना। हम सब तो देखकर हैरान रह जाते थे
कि एक बेटी होकर शायद मैं भी ये सब नहीं कर पाती। लेकिन यह सब करते हुए भाभी के माथे पर ज़रा भी बल नहीं आते थे और पूरी रिश्तेदारी में भाभी की बहुत तारीफ हुआ करती थी। पूरे 2 महीने की मेहनत के बाद माँ ने धीरे धीरे से उठना शुरू किया। जब तक माँ उठकर अपने पैरों पर चलने नहीं लगी, तब तक वह पग फेरे के लिए भी अपने मायके नहीं गई थी। माँ मेरे साथ तो कभी झगड़ा कर सकती है, लेकिन भाभी के साथ कभी नहीं। तभी सुलोचना जी चाय ले आई और सब ने खामोशी से चाय पी। ऐसे ही 4-5 दिन आराम से बीते। कभी सुलोचना देवी किचन में तो कभी बीना चली जाती। मिलजुल कर चारों काम करती रहती। एक दिन सुबह सुबह ही बीना को फ़ोन आता है कि उनके पति की सेहत कुछ ठीक नहीं है और वह घर जाना चाहती है। सुलोचना जी ने कहा कि तुम तैयार हो जाओ, मैं बच्चों को बुलाती हूँ। उन्होंने अपनी बहुओं बेटों को आवाज़ दी और कहा कि तुम्हारी बुआ घर जा रही है, तुम्हारे फूफा की तबीयत ठीक नहीं है और मैंने इन्हें नाश्ता करा दिया है। बच्चों को बुलाओ और अपनी बुआ जी को विदाई दो। लक्ष्मी और लता ने अपने बच्चों को आवाज़ दी। सभी ने बुआ जी के पांव छुए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तो सुलोचना देवी ने कहा, ऐसे कैसे विदा कर रहे हो? वह इस घर की बेटी है। तुम्हारे पिता ने कभी इनको घर से खाली हाथ नहीं जाने दिया। अब ये जिम्मेदारी तुम लोगों की है। भगवान ने ना तो तुम लोगों को बेटी दी है और ना ही मुझे, लेकिन तुम्हारी दादी ने अपनी बेटी हमें दी है और ये सदा इस घर की बेटी रहेगी। संजय अपने कमरे में गया और लक्ष्मी उसके पीछे पीछे गई। संजय ने अपने बटुए में से कुछ पैसे निकाले और लक्ष्मी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, दिमाग खराब है तुम्हारा, इतने सारे पैसे दे रहे हो, कहाँ ज़्यादा हैं? 2000 तो हैं। चिंता मत करो, माँ है ना, सब निकलवा लूँगा। अभी तो अच्छा बनने दो। फिर दोनों बाहर आए और बुआ जी के हाथ में पैसे रख दिए और सुलोचना देवी ने बीना के सिर पर हाथ रखकर कहा कि जब भी तुम आना चाहो, इस घर के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले हैं। और दोनों एक दूसरे के गले से लग गई और बीना बाहर जाने के लिए मुड़ी तो संजय और उदय आगे बढ़े तो माँ ने रोक दिया। कहाँ जा रहे हो? संजय बोला, माँ बुआ जी को गेट तक छोड़ने। नहीं बेटा, जिस घर में शोक मनाकर कोई घर से जाता है तो उसके पीछे नहीं जाते। यहीं रुको, तुम्हारी बुआ खुद चली जाएगी। बीना, घर पहुंचकर फ़ोन करना और हमारे नंदोई जी का ठीक से इलाज कराना और किसी भी तरह की मदद की ज़रूरत हो तो बेझिझक होकर अपने भतीजों को फ़ोन कर देना। वे हमेशा तुम्हारी मदद के लिए तैयार मिलेंगे। यह सब सुनकर दोनों बहुओं ने अपनी साड़ी का पल्लू अपने हाथों से मुंह पर रख लिया। बुआ जी गेट से बाहर निकल गई और दोनों बेटे बहुएं अपने अपने कमरे में चले गए और सुलोचना जी घर के आंगन में अकेली खड़ी रह गई और आसमान की तरफ देखने लगी। फिर चुपचाप अपने कमरे में चली गई और लगभग 2 घंटे के बाद कमरे से बाहर आई तो देखा कि सभी बेटे बहुएं और पोते नाश्ता करके उठ रहे थे। उन्हें देखकर वे बोली, लक्ष्मी, लता बहू, क्या मुझे नाश्ता नहीं मिलेगा? दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगी और लक्ष्मी बोली, हमें लगा कि आप बुआ जी के साथ नाश्ता कर चुकी होंगी और सो रही हो, तो हमने आपको आवाज़ नहीं दी। आप बैठो, मैं अभी गरम गरम नाश्ता बना कर लाती हूँ। बस उस दिन से जब तक सुलोचना जी खुद खाना खाने ना आती या खाने को नहीं मांगती, कोई उन्हें खाने को पूछता भी नहीं था। कभी कभी तो ये भी नौबत आ जाती थी कि सब खा पी कर अपने काम में लग जाते थे और सुलोचना जी खुद रसोई में जाकर अपने लिए खाना बनाती और अपने कमरे में जाकर खा लेती। कभी बनाने को मन नहीं करता तो वह 2-3 बिस्कुट खाकर पानी पीकर सो जाती। धीरे धीरे सुलोचना जी बहुत कमज़ोर दिखने लगी। पति को गए 40 दिन हो गए थे और उन्होंने अपने बेटों से कहा कि वे उन्हें दादी के पास गांव छोड़ आएं, जैसा कि अम्मा जी ने कहा था। अगले दिन सुबह संजय और उदय माँ को साथ लेकर गांव चले गए और माँ को दादी के पास छोड़कर वापस आ गए थे। और आते ही दोनों भाइयों ने घर में उथल पुथल मचा दी। घर के निचले हिस्से में सुलोचना जी का कमरा छोड़कर सारे घर के कमरों को बांट लिया।
पहले नीचे के हिस्से में सुलोचना जी और 2 कमरों में संजय और उदय रहते थे और ऊपर वाले कमरे खाली रहते, जिसमें आने जाने वालों मेहमानों को ठहराया जाता था। घर बहुत बड़ा था, जो कि सुलोचना के पति ने बहुत पहले खरीदा था और सरकारी नौकरी के चलते हुए वे वहीं पर रहने लगे थे। जब संजय उदय छोटे थे तो वे घर का ऊपर वाला हिस्सा हमेशा किराए पर चढ़ा दिया करते थे और एक अच्छी आमदनी बैंक में जमा होती रहती थी। जैसे ही बच्चे बड़े होने लगे और फिर उनकी शादियां करने का समय आया तो फिर घर किराए पर देना बंद कर दिया, क्योंकि परिवार बढ़ रहा था। लेकिन केदारनाथ जी के जीते जी किसी भी बहू बेटे की हिम्मत नहीं थी कि वे दूसरा कमरा मांग सकें। लेकिन आज देखो, माँ तो अभी गांव में ही है और दोनों भाइयों ने ऊपर के 2-2 कमरे खुद ही अपने अपने बच्चों को दे दिए। लक्ष्मी और लता, जो कि मौसेरी बहनें भी थी, तो दोनों में बहुत बनती थी, खुद ही सोचकर बैठ गई कि शायद सासू माँ अपनी सास के पास ही रह जाए तो इनका कमरा भी लक्ष्मी बहू खुद के लिए सजा लेगी और फिर धीरे धीरे दोनों देवरानी जेठानी घर की मालकिन बन जाएंगी। क्योंकि घर तो केदारनाथ जी के नाम पर ही था, तो माँ को समझाने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। लक्ष्मी और लता ने भी फैसला कर लिया था कि जब सास लौट कर आएगी तो वह दोनों ही उसे इतना परेशान कर देंगी कि वह अपने गांव लौट कर चली जाएगी। 1 महीना गांव में रहने के बाद सुलोचना जी अम्मा जी के साथ घर लौटी तो दरवाजे पर कोई भी उनसे मिलने नहीं आया। वे दोनों खुद ही अंदर आईं और अपने कमरे में चली गईं। अम्मा जी ने कहा, यह तेरी बहुओं को क्या हो गया है जो मिलने भी नहीं आई? लगता है कि मेरे पोते घर पर नहीं हैं। हमारे घर के अंदर आने की आवाज़ तो सुनी ही होगी और फिर भी चुपचाप बैठी हैं, कोई चाय पानी पूछने वाला भी नहीं है। सुलोचना देवी अम्मा जी को कमरे में बिठाकर बाहर आई, बहू को आवाज़ दी। वे दोनों एक ही कमरे में हैं, अपने बच्चों को लेकर बैठी थीं और सभी खाना खा रहे थे और उन्होंने पूछा, क्या हुआ? पता नहीं चला क्या घर में कोई आया है? पता चल गया था, तभी तो आराम से बैठे हैं। तो उठो, अम्मा जी भी साथ आई हैं, उठो और हमारे लिए खाना लगा दो। माँ जी, आपको आने से पहले फ़ोन तो करना चाहिए था। अब तो हम खाना खा चुके हैं, आप चाय वगैरह बनाकर पी लेना, चाहिए तो सूखे नाश्ते पड़े हैं, कुछ खा लेना। अब हम थकी हुई हैं, अब हम तो रात में ही खाना बनाएंगी। आपको कुछ खाना हो तो खुद बनाकर खा लो और अपनी सास को भी खिला दो। सुलोचना देवी चुपचाप किचन में गई और दोनों के लिए खिचड़ी बनाई और अपने कमरे में आ गई। वह अपनी सास के सामने किसी तरह का बखेड़ा खड़ा करना नहीं चाहती थी, लेकिन सास तो सास ठहरी। सुलोचना को देखकर सब भांप लिया था कि बहुओं का क्या रवैया है और इस समय वह अपनी बहू का दिल दुखाना नहीं चाहती थी, इसलिए चुप कर गई। 2 दिन तक अम्मा जी साथ ही रही और जाते जाते उसने सुलोचना से कह ही दिया, बेटा, तुम्हारी बहुओं का दिमाग हिल गया है और तुम ज़रा कठोर होकर रहना और फिर भी कोई दिक्कत हो तो मुझसे बात ज़रूर करना और अपने आप में मत घुलती रहना। पता नहीं ज़िंदगी कितनी बाकी है, घुट घुट कर मत जीना, अभी तक मैं ज़िंदा हूँ। इतना कहकर उसने अपनी बहू को गले से लगाया और संजय उदय को और बहुओं को भी बुलाया और कहा कि मैं जा रही हूँ। अपनी अम्मा अपने गांव वापस चली गई और पीछे सुलोचना जी अकेले ना होते हुए भी अकेले ही थी। किसी को उनसे कोई मतलब नहीं था। 2 दिन बाद सुलोचना जी ने अपने बड़े बेटे को बुलाकर कहा, बेटा, मेरी शुगर और बीपी की दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं, तुम मेरी दवाइयाँ ला दो। माँ, दवाइयाँ तो मैं ले आऊँगा, लेकिन उसके पैसे कौन देगा? ये क्या कह रहा है? मैं तेरी माँ हूँ और तुम अपनी माँ से पैसे मांगोगे? अब क्या करूँ माँ? पिछले 2-3 महीनों में घर में कितना खर्चा हुआ है, आपको पता है ना। अभी हाथ तंग है, कुछ दिन रुक जाइए, ला दूँगा। और माँ, वैसे एक बात बताओ कि पापा की पेंशन आई नहीं क्या? क्यों बेटा, अगर तुम्हारे पापा की पेंशन नहीं आई तो क्या मेरी दवाइयाँ नहीं आएंगी? माँ, समझने की कोशिश करो, पेंशन के पैसों से घर के कितने खर्चे मैनेज होते हैं।
और पापा ने तो अपना सारा खाता आपके नाम ट्रांसफ़र कर दिया है, और उन पैसों की कितनी ज़रूरत होती है। आप कुछ पैसे निकाल कर दे दीजिए ताकि आपकी दवा लेकर आऊँ, और घर के किचन का भी काफ़ी सामान आने वाला है। बेटा, तुम्हें पेंशन के पैसे तो नहीं मिलेंगे। तुम दोनों अच्छी नौकरी करते हो, अच्छा खासा पैसा कमाते हो। अब घर के खर्च तुम दोनों संभालो। अपनी माँ को तो बिठाकर खिला ही सकते हो। माँ, आपको तो पता ही है कि आज महंगाई कितनी बढ़ गई है कि जितने भी लोग कमाएं कम पड़ता है। ऊपर से इस साल अभी तक गांव से भी कुछ नहीं आया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। माँ, बेटा, अब आदत डाल लो कि अब तुम्हें अपने घर के खर्चे खुद ही करने होंगे। किस बात की कमी है तुम्हें? उस समय सब चुप हो गए, लेकिन सुलोचना देवी को पता नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि माँ बेटे की बातें दोनों बहुएं भी सुन रही थी। और रात को खाना बना, सब ने खाया, लेकिन माँ को किसी ने भी आवाज़ नहीं दी। सभी लोग सोने के लिए अपने कमरे में चले गए। सुलोचना देवी अपने कमरे से बाहर आई तो देखा कि बाहर कोई भी नहीं है, और वह किचन में गई और देखा कि सभी बर्तन खाली, और फ्रिज में देखा कि बचा हुआ कोई भी खाना नहीं पड़ा था। तो उन्होंने दूध का पतीला फ्रिज में से निकाला और एक कप में दूध निकाला। तभी छोटा बेटा उदय किचन में पानी लेने आया और माँ को देखकर बोला, क्या हुआ माँ, जो इतनी रात को रसोई में चली आई? क्या चाहिए? भूख लगी थी, सोचा कुछ खा लूँ, लेकिन कुछ नहीं मिला, तो सोचा एक कप दूध लेकर 2-4 बिस्कुट ही खा लूँ। क्या माँ, खाना नहीं खाया? नहीं बेटा, मैं तो अपने कमरे में लेटी थी कि आँख लग गई। जब बाहर आई खाना खाने तो देखा कि सब बर्तन और किचन साफ थे। फ्रिज में भी कुछ नहीं बचा था, इसलिए दूध ले रही हूँ। क्यों झूठ बोल रही हो माँ? लता ने कहा कि वह आपको खाना कमरे में देकर आई थी। यह लो बेटा, दूध रखा है, फ्रिज में रख देना। अब झूठ बोलना बाकी रह गया था, बोल दिया, और वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई और भूखी ही सो गई। सुबह उठी तो नहा कर तैयार होकर घर से बाहर निकल गई, पर किसी ने भी नहीं पूछा कि माँ कहाँ जा रही है। वह मंदिर गई और रास्ते में एक दुकान पर रुकी और एक कप चाय ली, साथ में एक ब्रेड सैंडविच लिया। खा पी कर वह घर आ गई और सीधे अपने कमरे में जाने लगी, और किसी ने नहीं पूछा कि कहाँ गई थी। संजय बोला, माँ आप भी आइए, नाश्ता कर लीजिए, मुझे भूख नहीं है। भूख कैसे लगेगी जब आधी रात को उठकर दूध पीना हो तो? लता ने कहा। तो सास बोली, बहू, दूध नहीं, जहर के घूंट पिए थे। उदय से पूछो कि कितने पिए थे। ढीठ हूँ जो सुबह उठ भी गई, और तुम लोग नाश्ता करो, मेरी चिंता मत करो, कहकर वह भीतर गई और 1 घंटे भर के बाद एक बैग लेकर बाहर आई। तो संजय ने पूछा, कहाँ जा रही है माँ? अम्मा जी के पास जा रही हूँ, कम से कम भूखी तो नहीं मरूंगी। तुम लोगों ने तो मुझे भूखा मारने का सोच लिया है। सुलोचना देवी अम्मा जी के पास गई तो अम्मा जी हैरान रह गई। अभी तो 1 हफ्ता भी नहीं हुआ, मैं तुझे छोड़कर आई और इतनी जल्दी तुम चली आई, क्या हुआ? अम्मा जी, मेरे बच्चों ने मेरे साथ। अम्मा जी को सुलोचना देवी ने सब कुछ बता दिया, और उसके बाद अम्मा ने कहा कि तू क्यों चिंता करती है? तुम्हारे पति ने अपना घर, अपना बैंक बैलेंस, पेंशन सब कुछ तेरे नाम कर दिया था। अपने घर की मालिक तू खुद ही है, और अब अपने बच्चों को जैसे भी रास्ते पर लाना हो, हम तुम्हारे साथ हैं। जैसे भी करना है करो। सुलोचना देवी अगले दिन सुबह ही घर पहुंच गई। माँ को देखते ही दोनों बहुओं की बोहें तन गई, यह सोचकर कि माँ को किसी ने रखा नहीं। लता बोली, आ गई, किसी ने झेला नहीं तो वापस चली आई। सुलोचना देवी कुछ भी बोले बिना आंखें तरेर कर किचन में घुस गई। पानी पिया, चाय चढ़ाई और एक प्लेट में कुछ सूखा नाश्ता लेकर डाइनिंग पर आकर बैठकर चाय पीने लगी। खा पी कर उठी और बोली, सुनो तुम दोनों बहुओं, ऊपर के दोनों कमरे जिन पर तुमने बच्चों के नाम पर कब्जा कर रखा है, 2 दिन में अपना सारा सामान अपने कमरों में ले आओ।
बाकी बात बाद में करूँगी। वे दोनों हक्की बक्की रह गई कि कल तो घर छोड़कर निकली थी माँ, आज शेरनी बनकर कैसे आ गई। माँ उन्हें घूरते हुए अपने कमरे में चली गई और बहुओं ने अपने अपने पतियों को फ़ोन करके घर बुला लिया और दोनों दौड़ते हुए घर आ गए। क्या हुआ माँ, ये क्या तमाशा लगा रखा है? हमें काम करने दोगे या नहीं? कल गई थी ना अम्मा जी के पास रहने, तो आज क्या हुआ जो वापस चली आई? नहीं रखा ना किसी ने? और अब कान खोल कर सुन लो माँ, पापा की पेंशन हर महीने हमारे हाथ में होनी चाहिए और अम्मा से जो हमारा हिस्सा बनता है वह भी हमारे खाते में जमा होना चाहिए, वरना आप अपना इंतज़ाम सदा के लिए अम्मा जी के साथ कर लो। हमसे किसी चीज़ की उम्मीद मत रखिएगा। बेटा, बात यह है कि इस घर से, मेरे खाते में से या अम्मा की तरफ से कोई भी उम्मीद मत रखना। अम्मा तुम्हें कुछ नहीं देगी। और रही बात मेरे घर और खाते में से, एक पैसा भी तुम लोगों को नहीं मिल सकता। इसलिए तुम्हें 1 तारीख तक का समय देती हूँ, अपने रहने का बंदोबस्त कहीं और कर लो। दोनों बेटे और बहुएं हंसने लगे तो माँ ने उन दोनों को एक कुटिल मुस्कान के साथ देखा तो वे चारों एकदम से चुप हो गए और एक दूसरे की तरफ देखने लग गए। संजय ने कहा, माँ क्यों बेकार जिद कर रही हो? ये घर पापा की संपत्ति है। उनकी रिटायरमेंट का पैसा और उनकी पेंशन, उस सब पर हमारा अधिकार है। और अम्मा जी की ज़मीन जायदाद पर हमारा भी पूरा अधिकार है। साल में 2 बार फसल होती है और उस पर भी हमारा अधिकार है। तुम जानते हो बेटा, तुम्हारी और उदय की पत्नियों ने अम्मा जी के साथ कैसा सलूक किया था। अधिकार का पता है और कर्तव्य की जानकारी किसी को नहीं। जब तुम्हारे पिता जीवित थे तो अपने छोटे भाई के साथ मिलकर खेतीबाड़ी का सारा काम देखते थे। अपनी सारी छुट्टियां वहां पर जाकर बिताते थे, तब जाकर उन्हें अपने हिस्से की रकम मिलती थी। क्या तुम लोगों ने अपने पापा के साथ गांव जाने की कोशिश की? आज तुम्हें अपने बाप दादा की जायदाद नज़र आ रही है। जब तुम्हारे पापा को पहला हार्ट अटैक आया था तो बैंक के खाते तुम्हारे पापा के नाम से थे। तुम लोगों ने तो बहाने बना दिए थे। संजय को अपने बच्चों की एडमिशन का खर्चा करना था और उदय के साले की शादी पर खर्चा करना था, तो सारा खर्चा तो तुम्हारे चाचा मुकंदी ने किया था। और उसके बाद तुम्हारे पिता ने अपने सारे बैंक के खाते मेरे नाम पर कर दिए थे और ये घर भी मेरे नाम पर कर दिया था, जिसे 2 वक्त की रोटी खिलाना तुम लोगों को भारी पड़ रहा है। अब तक तो मैं चुप थी, सोचा था कि तुम्हें अपनी माँ की जिम्मेदारी का कुछ तो एहसास होगा, लेकिन मैं गलत थी। अपने पिता की आंखें बंद होते ही तुम लोगों ने सोच लिया कि माँ को भी मर ही जाना चाहिए था। और अब मुझे तुम लोगों से कहते हुए कोई अफसोस नहीं होगा कि 1 तारीख से पहले ये घर खाली कर दो। इतना सुनते ही दोनों बेटों और बहुओं के हाथ पैर फूल गए और माँ के पैरों पर गिर पड़े। ऐसा मत करो माँ, छोटे छोटे बच्चों को लेकर हम कहाँ जाएंगे? लोग क्या कहेंगे कि पिता के जाते ही बेटों ने माँ को अकेला छोड़ दिया। मुझे इस बात से अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे। ये तुम लोगों को पहले सोचना चाहिए था, जब माँ को भूखा सुलाया, दादी को प्रणाम तक नहीं किया। अब तुम्हारी अपनी गृहस्थी है, जैसे चाहो वैसे जियो, लेकिन यह मगरमच्छ के आंसू मेरे सामने तो मत बहाओ। दोनों बहुएं बेटे माँ की मिन्नतें करने लगे कि माँ आप जैसे कहोगे हम वैसे ही रहेंगे, लेकिन हमें घर से मत निकालो। ठीक है, लेकिन ऊपर के 2-2 कमरों में अपना सारा सामान ले जाओ और किराए के तौर पर तुम दोनों हर महीने 25-25 हज़ार रुपये मेरे बैंक खाते में जमा करवाओगे और नीचे वाले हिस्से से कोई मतलब नहीं रखोगे। अपना बिजली पानी का खर्चा अलग से खुद भरोगे। 1-2 दिन तक दोनों भाई किराए पर मकान देखने लगे। किराया बहुत ज़्यादा था और दोनों भाइयों के लिए एक साथ कहीं भी पोर्शन नहीं मिला। हार कर उन्हें माँ की बात माननी पड़ी और दोनों भाई ऊपर के हिस्से में शिफ्ट हो गए। हर महीने दोनों भाई किराएदारों की तरह माँ के खाते में पैसे जमा कराने लगे। अब सुलोचना देवी अपने दम पर इज्जत की ज़िंदगी जीने लगी। उन्होंने एक फुल टाइम मेड रख ली थी। एक कमरा उसे रहने को दे दिया।
कभी अम्मा जी भी आकर अपनी बहू के साथ रहती थी, लेकिन बहुओं और बेटों के पास पछताने के अलावा और कोई चारा न था। लेकिन अब इतना फ़र्क था कि जो बहुएं अपने बच्चों को दादी के पास फटकने नहीं देती थी, अब खुद अपने बच्चों को दादी और परदादी के पास खेलने के लिए छोड़ दिया करती थी और किसी न किसी बहाने से उनके पास आकर बैठ जाती थी। पर उन्हें सुलोचना देवी याद करा देती थी कि वह दोनों अब उनकी बहुएं नहीं, किराएदार बनकर रह रही हैं, और वे दोनों शर्मिंदा होकर अपने काम का बहाना बनाकर वहाँ से खिसक जाती थी। वे समझ चुकी थी कि सास ने जो फैसला लिया है उन्हीं के कारण ही लिया है, उन्हें थोड़ा सा सब्र करना चाहिए था। हम लोग अपने अधिकार तो ले लेना चाहते हैं, लेकिन कर्तव्यों को भूल जाते हैं। यदि आज हम अपने कर्तव्यों को भूल जाएंगे और यह सोचें कि हमारा अधिकार तो हमें मिलना ही चाहिए, लेकिन ये भूल जाते हैं कि कल हमारी संतानें भी अधिकार तो मांग लेंगी पर अपने कर्तव्य भूल जाएंगी, फिर घर के बड़ों को कोई ना कोई कठोर फैसला तो लेना ही पड़ता है। वही फैसला सुलोचना देवी ने लिया। क्या वह फैसला सही था? अपनी राय ज़रूर दें। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।